हाय एवरीवन, आई होप सभी लोग अच्छे हैं। और नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अनदर पार्ट। मीन्स वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था बेसिस, उसके टाइप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में जो सबसे पहले आती है वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स दो तरीके की होती हैं ये। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बेस की, कि सबसे पहले तो जो बेसिस हैं दे रिएक्ट विद फैट्स और ऑयल्स टू फॉर्म सोप। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये बेसिस जो हैं वो फैट्स और ऑयल्स के साथ मिलकर सोप बनाते हैं, इसीलिए दे आर सोपी टू टच, यानी कि अगर हम छुएं तो हमें ना सोपी फील होगा, यानी हमें ऐसा लगे, मतलब स्मूथ फील होते हैं बेसिस को अगर हम टच करें, क्योंकि वो बेस जो है वो हमारी स्किन के ऑयल के साथ या फैट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोप फॉर्म कर लेगा। और उस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। उस सोप फॉर्म होने की वजह से वी फील इट स्लिपरी। बेसिस जो हैं दे आर स्लिपरी टू टच। इसके बाद जो बेसिस हैं दे हैव पीएच मोर देन 7। ऑफ ये अभी पीएच बताऊंगी मैं, पीएच क्या होता है, ये टॉपिक है। एंड बेसिस का जो टेस्ट है दे आर बिटर इन टेस्ट अनलाइक एसिड्स। एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। खट्टे होते हैं एसिड्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, चाहे लेमन हो चाहे विनेगर हो, इन सभी में एसिड्स होते हैं। सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो अगला जो है कि बेसिस न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, ये सबको ही पता है, मतलब आप लोगों ने अब तो काफ़ी पढ़ लिया है बेसिस के बारे में। अच्छा, बेसिस का दूसरा ये जो है एक इंडिकेटर्स का कलर ऑफ इंडिकेटर्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे आर सोपी टू टच। एंड देन दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर्स वाली, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में कलर्स में क्या है कि अगर फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन में बेस डाल दिया जाए तो वो सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक हो जाता है। बेसिस टर्न फिनोफ्थिलीन पिंक। पिंक का मतलब कहाँ से पिंक, कलरलेस टू पिंक। अच्छा, अगर एसिड डालें तो एसिड्स जो हैं वो कलरलेस रहते हैं। फिर लिटमस पेपर को ब्लू कर, लिटमस सॉल्यूशन होगा तो उसको ब्लू, लिटमस पेपर होगा तो उसको भी ब्लू कर देता है बेस, ध्यान रखना। एसिड्स क्या कर देते हैं, एसिड्स जो हैं दे टर्न लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, ठीक है। अगर ब्लू होगा तो उसको रेड कर देंगे, कलरलेस होगा तो भी उसको रेड कर देंगे। और जो बेसिस हैं वो कर देते हैं रेड टू ब्लू, रेड को ब्लू में, ठीक है। एक का याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा किस में था, रेड टू ब्लू किस में था। एक याद रखो, चाहे एसिड्स का याद रख लो कि ब्लू टू रेड है, बेसिस का अपोजिट अपने आप याद रहेगा, ठीक है। ये जो है ब्रोमथेमोल ब्लू, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। इसकी जगह दूसरा आप कर सकते हो जो आपके सिलेबस में है, वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का याद रखो, मिथाइल ऑरेंज जो है ये इसको ऑरेंज टू येलो कर देता है, ऑरेंज टू येलो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये ध्यान रखना। अच्छा, एक ये तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन जो मैंने अभी इंडिकेटर्स जैसे बताए और लिटमस सॉल्यूशन वगैरह की बात की, तो ये लिटमस होता क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए लिटमस क्या है चीज़। ये लिटमस इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स, मिक्सचर ऑफ डाइज एंड सो मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। उन सब का मिक्सचर होता है और ये सॉल्यूशन एक ऐसा बन जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कलर शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसलिए हम इसको इंडिकेटर की फॉर्म में, यानी जो इंडिकेट कर सके कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उस फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो उसमें भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो लिटमस का कलर क्या रहेगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका कलर पर्पल रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सिंपल भी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली का रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से हो तो क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, इट फॉर्म्स अ मेटल कार्बोनेट,
एंड वाटर, ठीक है, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए डिफरेंट कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CO2 एंड यहाँ बनेगा मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एंड प्लस वाटर। इक्वेशंस बैलेंस करनी है वो तो अंडरस्टूड है, ये कर लेना ठीक है खुद। अच्छा, इसी तरीके से कोई दूसरी, अभी हमने जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग मोस्टली NaOH एंड KOH ही लेंगे। अगर यहीं पे KOH ले लूँ, सेम यही रिएक्शन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बस पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3 एंड देन H2। कैसे बन गया ये Na2CO3 वगैरह सारा वैलेंसी से है, Na प्लस और कार्बोनेट CO3 2 माइनस, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई 1 का इसमें, तो Na2CO3, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन है, बट हाँ ये याद रख सकते हो क्योंकि इसमें मेटल कार्बोनेट बनता है, ये रिएक्शन कहीं और रिपीट नहीं है, तो आप ध्यान रखना। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है नेक्स्ट सेकेंड, ये बहुत कॉमन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड एंड बेस मिलके, ये शायद तीसरी बार आ रहा है। हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, फिर हमने बेस क्या होता है जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तब पढ़ा था, फर्स्ट टाइम एसिड की प्रॉपर्टीज़ में, सेकेंड टाइम बेस की डेफिनेशन, एंड देन थर्ड टाइम हम लोग अब पढ़ रहे हैं बेस की प्रॉपर्टीज़ में भी रिपीट ही हो गया। तो एसिड एंड बेस मिलके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर ओनली, बस इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, 1-2 एग्जांपल्स ही ऐसे देख लो, कोई भी जनरली ले लेते हैं। सपोज जो नहीं लेती हूँ नॉर्मली वो ले लेती हूँ, NH4OH ले लेते हैं, ये बेस है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसी भी एसिड से करा सकते हैं जो कॉमनली, जैसे कि मैं कार्बोनिक एसिड ले लेती हूँ, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, अमोनियम जाएगा, ये डबल डिकम्पोजिशन टाइप होता है, अमोनियम जाएगा कार्बोनेट के साथ और H प्लस जो आएगा आयन वो OH माइनस OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, अब अमोनियम NH4 प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होना है, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, ठीक है, और प्लस वाटर। सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना, तो कोई भी आ जाए, कोई भी बेस उठा के दे दे, कोई भी एसिड दे दे, कर सकते हो आराम से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और चलो देख लो चाहो तो, कोई एसिटिक एसिड का कभी नहीं बताया, एसिटिक एसिड का एक बता देती हूँ, जैसे कि हम सपोज NaOH प्लस CH3COOH, इसका देखो कैसे होगा, ये कभी नहीं यूज़ किया हमने। तो अब अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें तो क्या इसका कौन सा, ये जो एसिटिक एसिड है इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेसेबल है, ये बाकी जो है ये एसिटेट आयन होता है CH3CO माइनस। ये ध्यान रखना, बाकी जितने भी हम लोग बनाते हैं कंपाउंड्स उसमें पॉजिटिव आयन हमेशा पहले रखते हैं और नेगेटिव आयन बाद में रखते हैं, बट इसमें ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नेगेटिव आयन पहले और पॉजिटिव आयन बाद में रखा जाएगा। तो सोडियम Na प्लस ये बाद में रखेंगे, तो ये जो कंपाउंड बनेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA, दिस इज सोडियम एसिटेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ओके। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन मेटेलिक सॉल्ट प्लस एल्कली। ये रिएक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछली बार मैंने इतने स्टार लगाए थे इस पर। ये वही रिएक्शन है जिसमें कि हम लोगों ने किसी एक एल्कली सॉल्युबल बेस का यूज़ किया था, और सॉल्युबल बेस का यूज़ करके हम लोगों ने बनाया क्या था, हमने बनाया था एक इनसॉल्युबल बेस मेटल हाइड्रोक्साइड विच वॉज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट। यहाँ पर एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विच इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट एंड सम अदर सॉल्ट और समथिंग सॉल्ट ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे कोई ले लो, सपोज मैंने ले लिया फेरस सल्फेट ले लेती हूँ,
SO4 फेरस सल्फेट लिया, फेरस मतलब वैलेंसी 2+ ली है। इसका रिएक्शन हम अगर किसी एल्कली से कराते हैं, एल्कली यानी कि सॉल्युबल बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम NaOH, KOH या फिर NH4OH ये प्रेफर करेंगे। तो इसका रिएक्शन जब इससे होगा तो क्या बनेगा, फेरस हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। याद आ गया होगा अब किसकी बात हो रही है, जिसमें हमने कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स भी पढ़े थे, यस वही वाला है ये। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड, अब फेरस है क्योंकि वैलेंसी 2+ है तो इसलिए यहाँ पे OH होल ट्वाइस आ जाएगा, और सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इन विच दिस इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट। और जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, पिछली बार इसका एक बार याद होगा अगर वीडियो देखी है तो इसका कलर्स मैंने बताए थे, क्या कलर था इसका, डर्टी ग्रीन। दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ डर्टी ग्रीन PPT, इसके प्रेसिपिटेट का कलर। यहीं अगर ये मैंने बताया था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर ऑब्टेन होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो कलर है वो क्या होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या कलर बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। देन और भी कोई भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैं अभी लेड ले लेती हूँ, सपोज लेड का कोई लेती हूँ। अच्छा, लेड का ये ध्यान रखना, लेड का कोई भी सॉल्ट जनरली नहीं लेना, लेड अगर लेना है तो सेफ साइड पर रहना, लेड नाइट्रेट ही लेना। रीज़न इसका ये है, लेड के बहुत सारे सॉल्ट्स इनसॉल्युबल हैं, लेड क्लोराइड नहीं ले सकते आप। यहाँ पे जो सॉल्ट लेंगे ना हम लोग, मेटेलिक सॉल्ट, दिस मेटेलिक सॉल्ट मस्ट बी सॉल्युबल। सॉल्ट्स वाले में हम लोग सॉल्युबिलिटी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसे ही बस बता रही हूँ कि लेड के और सॉल्ट्स, जैसे कि आप लेड क्लोराइड नहीं ले सकते, लेड सल्फेट नहीं ले सकते, वो सभी इनसॉल्युबल हैं। लेड नाइट्रेट ले सकते हैं हम लोग। क्या मैंने फॉर्मूला ठीक लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक, क्योंकि PbNO3 नहीं, अब Pb2+ और नाइट्रेट NO3-, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ वैलेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कब क्या फॉर्मूला है। रटना नहीं है कोई भी चीज़, कोई बच्चा नहीं रट सकता हर एक कंपाउंड का फॉर्मूला। करते करते, प्रैक्टिस करते करते लर्न अपने आप हो जाता है, वो बात अलग की है। तो अब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, मैं जैसे किसी ग्राम में NH4OH ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, किसी भी एल्कली से करा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, लेड हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो PbOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। स्पेसिफिकली आई कैन से कि ये एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और इसके साथ जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, NH4+ एंड NO3-, तो यानी इट विल बिकम NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो इस तरीके का हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। कोई और भी, अब जैसे कि ये कर्डी वाइट PPT है, और ऐसी जिंक का ले सकते हैं, जिंक का कोई और ले लो, जिंक क्लोराइड ले लो, ZnCl2 ले लो, इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से, तो जिंक हाइड्रोक्साइड एंड NaCl, ये प्रेसिपिटेट हो गया। ये दिस इज अ प्रेसिपिटेट जिलेटिनस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसका प्रेसिपिटेट वाइट ही है बट थोड़ा सा शाइनी होता है, इसीलिए थोड़ा जेल लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए उसको जिलेटिनस बोला है, हल्का सा शाइनी होता है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, अगर आप यहीं कॉपर का सॉल्ट ले लेते तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट आता, ठीक है, कैल्शियम का कोई सॉल्ट ले लेते तो वाइट PPT आता है, तो डिफरेंट है। ये सारा हम लोग, मैंने पहले ही बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि भाई ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले भी इस पर स्टार मार्क कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा क्योंकि ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी। ये किस चैप्टर में मैंने बताया था, ये एनालिटिकल में आएगा, पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है। अगर आप देखो बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, खैर, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ये उसका। तो नेक्स्ट हम लोग अब आ जाते हैं अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली, ठीक है। जब किसी अमोनियम सॉल्ट का, ये न्यू है और ये भी मैं इस पर स्टार मार्क करना चाहिए था, चलो मैं ऐसे कर देती हूँ, ये बहुत, ये इसको मैं ज़्यादा स्टार दूंगी इस केस में, क्योंकि अभी तक जितने भी तुम लोगों ने रिएक्शंस पढ़े हैं उन सभी रिएक्शंस में 2 कंपाउंड्स ही बन रहे थे मोस्टली, है ना, 1 या 2 कंपाउंड्स ही ऐसा है पहला जिसमें 3 चीज़ें बनेंगी। वो 3 चीज़ें क्या बनेंगी, अगर किसी अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं जैसे कि एल्कली से, तो एक तो सॉल्ट बनता है इस केस में,
salt is formed, then water, and then ammonia gas is produced. इसलिए important है, salt, water and ammonia, 3 चीज़ें बनती हैं. तो क्या है, जैसे एक देखते हैं. जैसे अगर सपोज अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. अब अमोनियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन किसी बेस से कराएं, जैसे कि चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, बट सॉल्युबल तो है. तो इससे रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा. अब जस्ट बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता सॉल्ट का क्या मतलब है. सॉल्ट बनेगा बोल दिया, लेकिन सॉल्ट क्या हमें पता. कोई बात नहीं, अगर आइडिया नहीं मिल रहा बाकी चीज़ें बना लो, वाटर बना लो, H2O और अमोनिया गैस. अब देखो कि अमोनियम तो चला गया अमोनिया गैस बनाने के लिए, ठीक है, अब ये नहीं हो ले सकते हम. देन OH चला गया वाटर बनाने के लिए. अब बचा है कैल्शियम एंड क्लोरीन, तो यानी बनेगा सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड. और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl लिख दिया तो बेवकूफ़ हो बहुत बड़े, और 0 नंबर मिलेंगे, तैयार रहना उसके लिए. CaCl2 क्योंकि कैल्शियम Ca2+ और क्लोराइड Cl-, ठीक है. तो ये मिस्टेक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि करोगे. अमोनिया गैस पंजेंट स्मेलिंग गैस इवॉल्व होती है, कलरलेस है बट पंजेंट स्मेलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी अमोनिया की. स्टैंडिंग यूरिन में, जब यूरिन बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहे तो स्टैंडिंग यूरिन में जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है वो भी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस होती है. अच्छा, ऐसे ही हम लोग कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं. अब अमोनिया गैस का अमोनियम क्लोराइड लिया हम लोगों ने, वी कैन टेक अमोनियम सल्फेट ऑल्सो, ठीक है. अमोनियम सल्फेट जैसे ले लेती हूँ कि अमोनियम सल्फेट NH4 SO4. कैसे हो गया ये फॉर्मूला NH4 SO4, क्योंकि अमोनियम NH4+ और सल्फेट SO4 2-, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई 1 का इधर. इसका रिएक्शन सपोज मैंने ले लिया NaOH से, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम चला जाए. अब देखो वाटर एंड अमोनिया ये तो फॉर्म हो ही जाएंगे, NH3, ठीक है, अमोनिया गैस है. और बाकी अब सॉल्ट क्या, अमोनियम चला गया, हाइड्रोक्साइड चला गया, बचा क्या हमारे पास, सोडियम बचा और सल्फेट. तो ऑफ कोर्स सॉल्ट कौन सा बनेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट. आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. अच्छा, इसमें जो एक अलग से मैं बात बताई थी कि अब जैसे मैंने कहा ना, कोई भी इसमें लिखा हुआ है अमोनियम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, बट अब ये नहीं है कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट यूज़ कर सकते. एक आध एक्सेप्शन है, जैसे कि हम अमोनियम नाइट्रेट यूज़ नहीं कर सकते इस रिएक्शन में. इसमें मतलब ये डिफरेंट रहेगा. अगर आपने कोई अमोनियम सॉल्ट लिया, जैसे कि नाइट्रेट लिया, तो इसमें क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स इसके होते हैं ऐसे जो कि एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है. नाइट्रेट हम लोग मोस्टली इसीलिए यूज़ नहीं करते ना, नाइट्राइट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. तो इसका ध्यान रखना. अच्छा, तो ये भी हो गया. देन ये हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है. अब हम लोग फाइनल टॉपिक पर आते हैं बेसिस के, और वो है pH वैल्यू एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. अच्छा, pH वैल्यू एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, पहले वो देख लेते हैं. क्या है कि जैसे pH वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया कहाँ से. नॉर्मली जो जैसे वाटर होता है, सिर्फ आप वाटर ले लो, ठीक है. तो वाटर जो है ये स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है, स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है. स्लाइटली आयोनाइज होने में क्या होता है कि जो वाटर है इट डिकम्पोजेज इनटू H+ एंड OH- आयंस, ठीक है. बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, बट होती है. तो अब ये जो ये एक्चुअली जो कंसंट्रेशन होती है वो भी बता दी है इनकी. OH H+ और OH- दोनों की अलग अलग जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे ये अगर देखा जाए तो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है. सेम यही कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी होती है, क्योंकि दोनों इक्वल की, जितने H+ बनेंगे उतने ही OH- बनेंगे. तो ये होते हैं. तो ये बहुत कम है कंसंट्रेशन कि भाई 1 लीटर में 1 × 10⁻⁷ मोल है, जो कि मोल भी अभी आपको इतना क्लियर नहीं है. मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मोल क्या होता है, कितना होता है, बट एक क्वांटिटी बता दी, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना. तो होता है, बट आयंस होते हैं.
अब लेकिन क्या होता है कि अब अगर हम इसमें सपोज वाटर में जब हम एसिड ऐड कर देते हैं ना, हम लोग जब डाइल्यूट करते हैं, तो आपने सपोज वाटर में अगर एसिड ऐड कर दिया, तो पहले जब सिर्फ वाटर था तो उसमें H+ एंड OH- आयंस की कंसंट्रेशन सेम थी, बट आपने जब उसमें एसिड ऐड कर दिया तो एसिड ऐड करने से कौन से आयंस बढ़ जाएंगे? H3O+, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, हाइड्रोनियम कह लो या H+ बोल सकते हैं हम, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वहीं और इसके मतलब ये ज़्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू OH-, ठीक है। इसी तरीके से अगर वाटर में एल्कली ऐड कर दो, बेस ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो OH- ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एल्कली है, इट विल प्रोड्यूस OH-, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, या H+ आयंस। तो इस बेसिस पर हम लोग अगर चाहें तो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन के बेसिस पर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक होना विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। और उसको मेजर करने का ही एक तरीका है pH वैल्यू। pH वैल्यू इज नथिंग एल्स बट द पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। और वो pH वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? pH वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, pH वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर वाला ये सिंबल है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये कंसंट्रेशन को सिंबलाइज करते हैं केमिस्ट्री में, दिस फॉर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और उसका नेगेटिव लॉगरिथम रहते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है ना, इसको बोलते हैं हम pH वैल्यू। अब ये जो pH वैल्यू, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होती है वो से मतलब नहीं है, मेन चीज़ ये pH वैल्यू होती है। और pH वैल्यू की जो रेंज है जनरली लाई करती है बिटवीन 0 to 14, 0 से 14 के बीच में चीज़ों की pH वैल्यू लाई करती है। उस pH वैल्यू पे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि कोई सब्सटेंस कैसा है, कि वो एसिडिक है या एल्कलाइन, ठीक है। तो अब हम अपने पे आते हैं कि जो pH वैल्यू है उससे कैसे पता चलेगा। जैसे जो वाटर है, जैसे इसकी pH वैल्यू क्या है? 7, ठीक है। और इसके, अब ये न्यूट्रल है, वाटर इज न्यूट्रल। इसके बाद जिसकी भी आप देखो, जैसे जैसे आप pH वैल्यू अगर किसी की बढ़ेगी, 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 अगर किसी की pH वैल्यू है, तो वो चीज़ एल्कली होगी, मतलब एल्कलाइन नेचर की होगी। जितना ज़्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ कि किसी की pH वैल्यू 9 है और एक है जिसकी pH वैल्यू 12 है, एक की 9 है और एक की 12 है, तो कौन सा ज़्यादा एल्कलाइन है? 12 वाला ज़्यादा एल्कलाइन है। ये थोड़ा कम बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक नेचर का है। इस तरीके से अगर जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अब अगर इसमें मैं 2 ले लूँ कि भाई मैं पूछूँ कि एक की pH वैल्यू 6 है, एक की pH वैल्यू 2 है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? 2 वाला। जिसकी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा कम उतना ही ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये pH वैल्यू से डिटरमाइन होती है। तो वैसे तो pH वैल्यू मेजर करने के लिए एक अलग से pH मीटर होता है, लेकिन हम लोग एक तरीका है जिससे कि हम एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं, और वो तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज जस्ट लाइक लिटमस, हम लोग को सिर्फ ये बताता है एसिड या बेस है, वैसे ये भी मिक्सचर ऑफ डाइज एंड एवरीथिंग, सो मेनी सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है ये। और ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया देता है, मतलब बेसिक या एसिड के अलावा ये हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया दे देगा कि कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, ठीक है। और वो किस हिसाब से? डिफरेंट कलर्स के हिसाब से, यानी एसिड और बेस में ये डिफरेंट कलर्स, और इवन एसिड में ही कम एसिडिटी वाले को डिफरेंट कलर, ज़्यादा एसिडिटी वाले को डिफरेंट कलर। तो इस हिसाब से इसका जो है डिफरेंट कलर से हम लोग एक रफ आइडिया, ये ध्यान रखना, एक रफ आइडिया मिलता है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो ये एक सोल्यूशन ही है। अगर हम पेपर बनाना चाहें तो एक पेपर में बस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कर दें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हो जाएगा, एक ही बात। अब वो जो कलर्स हैं वो यहाँ पर देखो, मैंने इससे शो किए हैं इसमें, कि जैसे कि ये जो कलर है, देखो थोड़ा सा अगर एल्कलाइन से हम एसिडिटी की तरफ चलें तो ये 14, 13 पे ऐसे, तो ये पर्पल, ठीक है, इंडिगो,
ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज टाइप में। और एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा ऑरेंज ज़्यादा दिख रहा है। वैसे होता है यहाँ पे बीच में ना ये पिंक कलर भी हो जाता है। दिस इज पिंक इन कलर, बीच में पिंक भी आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर से होता है। तो बाकी आपको ज़्यादा तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, इतना नहीं याद रखना है। बट हाँ, थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो कि दो दो के डिफरेंस पे ना ये कलर इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे कि 13-14 में अगर मैं दिखाऊं तो 13-14 में ये वॉयलेट कलर, ठीक है। फिर 11-12 में लगभग इंडिगो कलर, इंडिगो। और फिर ये जो है ये ब्लू कलर है, देन ग्रीन है। वैसे तो ये थोड़ा सा ग्रीन से अलग सा लग रहा है, बट ये ग्रीन ही है। ये बल्कि ब्लू तो क्या है, आप 8, 9, 10 सब में ही मान लो ये ब्लू सा ही है, ठीक है। जो 7 है ये ग्रीन कलर है, इसके बाद भी थोड़ा सा ये ग्रीन ही है, ये ग्रीन कलर, ठीक है। फिर इसके बाद ये येलो शुरू हो जाता है यहाँ से, हल्का सा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इससे ये कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये शेड्स हैं, शेड्स चेंज होते हैं। तो आप इतना नहीं, आप हर चीज़ में बहुत स्पेसिफाई नहीं करना कि हो सकता है कि किसी बुक में आपको डिफरेंट कलर दिख जाए 5 पे और 4 पे डिफरेंट कलर दिख जाए, डज़ नॉट मैटर। क्योंकि आपको कलर्स वलर्स ये सब नहीं पूछेंगे, एक रफ आइडिया होना चाहिए बस कि भाई ठीक है ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो आता है, फिर इसके बाद ऑरेंज भी आता है, और फिर ऑरेंज आता है, बीज होता है, पिंक है, ठीक है, पिंक हो गया, ऑरेंज भी था, फिर रेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा लेकिन क्या है, अगर आप देखो तो ये वैसा ही नहीं हो गया, विबज्योर बन गया ना। ये याद रखने का तो अच्छा तरीका है, फिजिक्स में पढ़ा है ना कि जब रेनबो फॉर्म होता है तो रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बस लास्ट में यहाँ पे ऑरेंज की जगह मैंने पिंक लिखा, बट ऑरेंज का शेड भी होता है। मैंने कहा ना शेड्स होते हैं ये एक कोई आप ऐसे नहीं कर सकते सीधे कि वॉयलेट से सीधे इंडिगो हो जाएगा, नहीं, बीच में एक शेड आएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन से सीधा आप सोचिए येलो हो जाए, नहीं है, हल्का सा शेड चेंज होता है, शेड्स चेंज होते हैं। तो इट गिव्स अस अ रफ आइडिया कि कोई चीज़ कितना एसिडिक है एंड कितना बेसिक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा हम लोग का बेस वाला पार्ट। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी बेसिक नेचर की, इसको आप देखना कि क्या है। हम लोग बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं बेसिस को। जैसे मैंने बताया था टूथ डिके हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे हमारे माउथ में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जब pH वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाती है, उसके बाद टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, टूथ डिके, यस। तो टूथ डिके को बचाने, अगर हम चाहते हैं अपने दांतों को बचाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है हम लोग ऐसा पेस्ट यूज़ करेंगे, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जो कि उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, समझ लो, लेस देन 5.5, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे वो बेस, वो चीज़ यूज़ करेंगे। देन इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम्स में बताया था कि हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और जो कि एक एंटासिड की तरह है, हमारे स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है ये बेस, ठीक है। ये बस क्योंकि सारे बेसिस हम नहीं खा सकते, ठीक है, बेसिस भी हमारे स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑफकोर्स हार्मफुल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने एसिड रेन सुना होगा, भाई एसिड रेन हो जाती है जब बहुत ज़्यादा ही एसिड की क्वांटिटी हो जाती है रेन वाटर में, तो उसे एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हार्मफुल है, ठीक है। तो ये pH वैल्यू के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बट वो जनरली आप देख सकते हो। तो ये कंप्लीट हो गया बेस, मैंने पूरा बताया है, हर एक चीज़ पे डिटेल में गई हूँ, कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। आपके लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ करवाया है। तो आप इसको कर लेना, पढ़ लेना, सारे वीडियोस देखना, समझना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट्स। कितना भी बुक में आप पढ़ लो, मैं ये आपको बात बता रही हूँ, आप कितना भी बुक में पढ़ लो, आपको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, इतने अच्छे से आप कर नहीं पाओगे। पढ़ना एक अलग बात है, चीज़ें याद रहना वो एक अलग बात है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा केमिस्ट्री तो बुक में जैसी इक्वेशन लिखी होती है वो हम पढ़ ही लेते हैं, पढ़ना इज़ डिफरेंट थिंग। मेन चीज़ है क्या आप उसको रिटेन कर पा रहे हो, क्या आप उसको समझ पा रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो, रिटेन आप याद रख पा रहे हो, क्या आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह करते हो क्या आपको वो चीज़ें याद रह पाती हैं पढ़ने के बाद, उतना ईजिली नहीं याद रहेंगी। इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आप लोग सब याद रख पाओ उन सब चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं।
तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड तो ये लास्ट में एक चीज़ और, हाँ, तो वीडियो को शेयर भी किया करो भाई। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पहुंच नहीं पाता है, और हैं कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जब आप न्यू वीडियो पोस्ट करते हो। तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज़ होगा आपको पास पहुंच जाएगा। ओके, बाय बाय।